नमस्कार मित्रों, प्रोफेसर रजनीश आप सबके बीच सीडीपी रजनीश पर हाजिर हैं। सर आज हम जो लेके आए हैं सर, यहाँ आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। आज जो हम लेके आए हैं सर, बहुत पॉपुलर टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मापन मूल्यांकन आकलन। इसकी हम ऑलरेडी आपको ट्रिक्स भी सर बता चुके हैं। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें सर, है ना सर। अब देख लेते हैं सर, चलिए जी देखते हैं। अपने जो चैनल का नाम है सर वो है सीडीपी रजनीश। यहाँ जो चीज़ें आपको मिलेंगी बहुत ही सुंदर, अट्रैक्टिव और एग्जाम में फंसने वाला। मैं उतना ही मैटर पढ़ाऊंगा सर जितना कि आता है, सारा ट्रिक्स में भी। ऐसा नहीं है सर कि ओनली हम आपको ट्रिक्स में पढ़ाएं, है ना सर, है ना। ये ट्रिक्स के साथ साथ हम थ्योरी भी बताते हैं। चलिए सर, स्वागत है सब लोगों का, हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अध्याय 9 है ये सर। ये एक बुक लिखी है सर हमने, और उसी बुक का मैटर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आपको पुनः याद दिला दें सर, हम 2012 से लेके अभी भी 2012 से स्टार्ट कर दिया था सीटेट पढ़ाना। लगभग जब से पढ़ा रहा हूँ और लगभग सारे सीटेट क्वालिफाइड किए। एक दो फेल भी हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी फेल हुआ हूँ सारे, है ना सर। और आपका बिहार का बिहार का टीजीटी पीजीटी होता है उसका भी सर क्वालिफाइड किया है ना। रीट भी सर क्वालिफाइड किया है, सारे टेट क्वालिफाइड किए हैं ना। तो सर कहीं ना कहीं अनुभव कोई चीज़ होती है, तो मैं आपको अपना अनुभव परोसने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। अगर त्रुटियाँ भी हों कोई तो आप सर उसको बता सकते हैं ना, कमेंट्स के माध्यम से। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले हम बात करते हैं मापन मूल्यांकन की, है ना। तो हम ट्रिक्स भी बता चुके हैं। मूल्यांकन को आंग्ल भाषा में सर एवेल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एवेल्यूशन। कुछ बातें समझो सर, यहाँ अगर कुछ बातों को समझोगे जो यहाँ लिखा हुआ है सर, समझना और लिखा हुआ पढ़ना और उसको एक्सप्लेन करते हुए पढ़ना, इनमें सब में भेद होता है। चलो, ये क्या कह रहा है? कक्षा में शिक्षण कार्य हो रहा है, बिल्कुल राइट बात है। कक्षा में शिक्षण कार्य हो रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, वह कितना सीख रहा है, मतलब छात्र। इसे कैसे जाना जाए, छात्र कितना सीखता है, इसका निर्णय करना ही सर मूल्यांकन कहलाता है। पहली बात, क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, है ना। इसका एक कोई पेपर ले लें, है ना, और मुझे पता लग जाए कि आपने कितना सीखा है ना, ये कहलाएगा मूल्यांकन। बोले तो मूल्य का अंकन करना, वैल्यू को जांचना, है ना। आपकी कितनी वैल्यू है सीडीपी पर, है ना, ये चीज़ कहलाएगी। चलिए सर, हाँ, इसका ये मत सोचना सर इसका सहारा ले रहा हूँ, याद तो सारा ही है। देखो, मूल्यांकन दो शब्दों से मिलके बना है। देखो जो बात अभी हमने बताई, मूल्य धन अंकन, कहने का मतलब है इस प्रकार ये हुआ मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ है छात्र के गुण एवं दोषों की व्याख्या करना और उचित निर्णय करना कि यथार्थ मूल्य कैसे निर्धारित किया जाए। कहने का मतलब है मूल्यांकन जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, मूल्य धन अंकन, अर्थात बालक की वैल्यू को मापना, बालक की वैल्यू को जांचना, उसका यथार्थ है क्या, उसे आता कितना है ना, ये बात कहलाती है मूल्यांकन। क्लियर बात हुई। अब बात करते हैं शैक्षिक मूल्यांकन की। किसकी बात करते हैं सर? शैक्षिक मूल्यांकन की, जिसे कहते हैं सर एजुकेशनल एवेल्यूशन। क्या कहते हैं सर? एजुकेशन एवेल्यूशन। क्या करेंगे सर? एजुकेशन एवेल्यूशन। शैक्षिक मूल्यांकन का संबंध छात्रों के मूल्यांकन से है, जिसमें ये सर आए हुए हैं, जिसमें कक्षा कक्ष की प्रक्रियाओं के माध्यम से उनके दिए गए अनुभवों के बाद उनकी बौद्धिक, उनकी सामाजिक, उनकी संवेगात्मक विकास में निष्पादन से क्या किया जा सके, उनका आकलन किया जा सके। क्या किया जा सके? आकलन। तो शैक्षिक मूल्यांकन का मतलब है बालक कितना सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, जिसमें उनका सांवेगिक स्तर, बौद्धिक स्तर, सामाजिक स्तर का निष्पादन आकलन किए जाए, तथा साक्ष्यों को क्रमबद्ध रूप में इकट्ठा करना भी आपका क्या कहलाएगा? मूल्यांकन कहलाएगा।
अब उनका अर्थ एवं व्याख्या करेंगे हम, मूल्यों संबंधित निर्णय भी लेंगे सर, क्रियान्वय की दृष्टि से भी देखेंगे, है ना। किसकी दृष्टि से देखेंगे? क्रियान्वय की दृष्टि से। मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है? अब टॉपिक ये है कि मूल्यांकन का प्रोसेस क्या है, एवोल्यूशन प्रोसेस, मूल्यांकन की प्रक्रिया। सर मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो कि स्पष्ट करती है कि छात्र उपलब्धियों का स्तर क्या है। जी, वो ये कह रहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया से बालक का, छात्र का स्तर का पता लगता है, वो कितना सीखा है और कैसे सीखा है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1960 के अनुसार मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। सर हमारे एक सर थे, उन्होंने ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जो आप इस दुनिया में नहीं है ना। तो उन्हीं के लिखाए हुए बताए हुए नोट्स रखे थे, उन्हीं को मैं आपको क्या कर रहा हूँ सर, सर्व कर रहा हूँ। मैंने तो इनको रट के रखा था और उसका मुझे लाभ भी हुआ। देखे सर, सबसे पहले इनके जो उद्देश्य बताए, जो आप शिक्षण कर रहे हैं उसका प्रमुख शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए, और सीखने में उत्पन्न अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं, अगर आप सर मूल्यांकन कर रहे हैं, है ना, तो मूल्यांकन में शिक्षण का उद्देश्य होने चाहिए, सीखने से उत्पन्न अनुभव होने चाहिए, और इसके साथ साथ सर व्यवहार में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, है ना। अब ये 3 बातें हैं, कैसे, जिसको हम मापन कहेंगे, मूल्यांकन कहेंगे एवं आकलन कहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मापन की। बहुत प्रचलित शब्द है, क्या है सर, बहुत प्रचलित शब्द है, इसको मैंने सोचा क्यों ना पढ़ा दिया जाए। मापन शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है, जो हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होता रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन दैनिक कार्यों में औपचारिक अथवा अनौपचारिक ढंग से विभिन्न बातों का मापन करता है। जैसे मान लो वस्तु विक्रेता क्या करेगा, कपड़ा माप कर देता है, फल विक्रेता फल तौल कर देता है, दूध वाला दूध माप कर देता है, डॉक्टर मरीजों का तापमान मापता है। ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं मापन कर रहा है सर। दैनिक जीवन में हम सारे लोग मापनी का प्रयोग करते हैं, है ना। मापन के लिए निदान, है ना, जो मापन है उसके लिए निदान बोले तो डायग्नोसिस शब्द का प्रयोग निदान या चिकित्सा जगत का शब्द है। जो निदान शब्द है वो चिकित्सा जगत का शब्द है, जिसका प्रयोग व्यक्ति में निहित जैसे रक्त, कफ, पित्त आदि की मात्रात्मक उपस्थिति की पैथोलॉजी पद्धति से किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, पैथोलॉजी की रिपोर्ट यह दर्शाया जाता है कि परीक्षित व्यक्ति के अंदर कितनी मात्रा में रक्त है और कितनी मात्रा में होना चाहिए, जितना अपेक्षित है। कहने का मतलब है मूल्यांकन हम कब कर सकते हैं, बालक क्या सीखा, बालक पहले क्या जानता था, बालक पहले क्या ज्ञान रखता था, ज्ञान रखता था, और आज क्या ज्ञान है, आज क्या ज्ञान है ना। पहले क्या ज्ञान रखता था और आज क्या ज्ञान है, ये क्या कहलाएगा, ये ही आपका सर क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा, वैल्यू कहलाएगा, है ना सर। यही बात चिकित्सा जगत के से कर रहे हैं। मापन है जो मात्रात्मक रूप में, मापन हमेशा किसमें किया जाता है, ये सीटेट में प्रश्न पूछा गया है, मात्रात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर शास्त्राकार होगा तो किसी भी प्रतियोगी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्रम में बांटा जाएगा, है ना, और उसी के माध्यम से उसको अंक प्रदान किए जाएंगे। मापन एवं मूल्यांकन का महत्व, यहाँ से सर सीटेट में प्रश्न बनता है, क्या बनता है, मापन एवं मूल्यांकन के महत्व। मापन तथा मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने हेतु आवश्यक है, क्या, उचित शिक्षक लेने हेतु आवश्यक है। मापन तथा मूल्यांकन
शिक्षा शास्त्री, प्रशासक, अध्यापक, छात्र और अभिभावक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति को सीमा को जान सकते हैं। कहने का मतलब शिक्षा शास्त्री हो या प्रशासक हो या अध्यापक हो या छात्र हो या अभिभावक हो, ये जांचने का कार्य करते हैं कि कोई फला व्यक्ति कितना सीख रहा है, कैसे सीख रहा है। मापन तथा मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, ये क्या करता है? शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है। मापन शिक्षक का प्रभावशालिता को इंगित करता है। शिक्षक देखो, अगर बालक फेल, व्यवस्था फेल, बालक पास, व्यवस्था पास। अगर बालक सीख रहा है और कितना सीख रहा है वो डिपेंड करेगा अध्यापक पर। मापन छात्रों के अध्ययन के प्रति प्रोत्साहित करता है। मापन जितना अच्छा आएगा, है ना, जितना सही होगा उसी के अनुरूप बालक क्या होगा? प्रोत्साहित होगा। ये सारी सर क्या है? ये सारी ट्रिक्स का काम करता है। किसका काम करता है? ट्रिक्स का। आप लोग कहते हैं सर ट्रिक्स कहाँ से बना लेते हो? ये मैंने पढ़ा है सर, बहुत ज़्यादा पढ़ा है, और जब ये सारा पढ़ा है तो यहीं से सर हमने सारी ट्रिक्स बना ली। अब देखो सर, मापन, यहाँ सब मापन ही आएगा। मापन क्या आएगा सर? मापन सभी में। मापन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, सहायक सामग्री आदि में भी सुधार किया जा सकता। कहने का मतलब है जैसे मैं सीटेट पढ़ाता हूँ, वह चल रहा है ना, कोई भी बच्चा अगर सिंगल फेल हो गया तो मुझे कष्ट होता है। मतलब मेरा फिर मतलब क्या रहा है इतनी साल के अनुभव का, कोई भी फेल नहीं होना चाहिए, है ना। तो बच्चा गलती कहाँ कर रहा है? मैं डेली आकलन करता हूँ, है ना, पेपर कराता हूँ और संडे को, उसमें अगर कम नंबर आते तो क्यों आए, आप इसका जवाब दीजिए। मैं भी उसका आकलन करता हूँ कहाँ बच्चा गलती कर रहा है, तो उसी पथ पे जाके मैं क्या करता हूँ सर, उसकी जो त्रुटियां हैं उनमें संशोधन करता हूँ और अगले टेस्ट में बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लाता है। वही बात सर ये यहाँ कह रहा है। अब देखो यहाँ भी क्या रहेगा सर? मापन। मापन विभिन्न कार्यक्रम उपयोगिता का ज्ञान लिया जा सकता है। क्या इसकी उपयोगिता होगी सर? मापन द्वारा बच्चों में विशिष्ट योग्यताओं की भी जांच की जा सकती है। साथ ही साथ उपयुक्त विषयों को चयन में मापन सहायक होता है। छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं और दृष्टिकोणों एवं व्यवहार की जांच किसके द्वारा होती है सर? मापन के द्वारा ही होती है। बालक का व्यवहार कैसा है, बालक की रुचि कैसी है, बालक की अभिरुचि कैसी है, बालक में कुशलताएं कैसी हैं, बालक में योग्यताएं कैसी हैं, बालक का दृष्टिकोण कैसा है, बालक का व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें सर हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी बातें हमें मिलती हैं सर और आपका मूल्यांकन से। अब देखो मूल्यांकन के द्वारा, किसके द्वारा सर? मूल्यांकन के द्वारा सीखने की विशिष्ट कठिनाइयों का भी पता लगाया जा सकता है कि बालक किस जगह कौन सी कठिनाई कर रहा है, और उसका हम क्या कर देंगे सर? निदान कर देंगे। चलिए अब यहाँ टॉपिक है सर निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, सीटेट। सीटेट में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसीलिए ये मैं टॉपिक को सर व्यवस्थित पढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? व्यवस्थित पढ़ा रहा हूँ। निदानात्मक शिक्षण बोले तो डायग्नोस्टिक टीचिंग। निदान, निदान जो शब्द है, डायग्नोस शब्द मूलतः चिकित्सा विज्ञान का शब्द से है, जो रोगी के इलाज करने से पूर्व उसके लक्षणों का पता लगाया जाता है। निदान क्या है? हम बालक का सबसे पहले क्या जानते हैं कि ये कमी कहाँ कर रहा है, कमी कैसी कर रहा है, कमी क्यों कर रहा है ना सर। देख लीजिए, जिस प्रकार चिकित्सक रोगी के उपचार करने से पहले यह पता लगाता है कि रोगी को क्या परेशानी है और परेशानी कितनी है, बीमारी किस प्रकार की है, तत्पश्चात डॉक्टर क्या करता है? उस बीमारी का उपचार करता है। ऐसे ही एक शिक्षक सबसे पहले जानता है कि बालक किस क्षेत्र में गलती कर रहा है, कैसी गलती कर रहा है, छोटी गलती कर रहा है या बड़ी कर रहा है, और जैसी गलती करेगा उसी के अनुसार बालक को क्या देंगे? ट्रीटमेंट देंगे। इसी प्रकार अध्यापक पता करता है कि बालक, वही बात मैंने आपको बता दी। यहाँ एक गुड महोदय हुए हैं, वो कह रहा है निदान शब्द है अधिगम संबंधी कठिनाइयों या कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। कहने का मतलब अधिगम आप कर रहे हैं, इसमें कितनी कठिनाई आ रही है, कैसी कठिनाई आ रही है, इसका पता लगाना, इसको जानना,
क्या कहलाएगा, निश्चित रूप से निदान। एक सर यहाँ से बहुत अच्छा सीटेट में प्रश्न बनता है। और आप ध्यान भी रखें सर, ये जो हम आपको पेडोलॉजी पढ़ा रहे हैं KVS नवोदय, आप जो मैंने बुक तैयार की है, हालांकि इधर उधर से भी मैटर लिया, खुद का भी मैटर लिया, सर लोगों ने भी पढ़ाया। जो हमारे सर थे सर, इतना अच्छा CDP पढ़ाते थे, और जबकि वो भूगोल के प्रवक्ता थे। किसके प्रवक्ता थे? भूगोल के। लेकिन CDP बहुत अच्छी पढ़ाते थे, उन्होंने हमें अच्छा पढ़ाया सिखाया सर, उन्हीं की देन है कि आज हम पढ़ा पा रहे हैं बहुत अच्छे से। तो उनके जो हमने नोट्स मेंटेन करे थे, वही हम आपको सर्व कर रहे हैं। अब देखते हैं सर निदान के, वे कौन से छात्र हैं जो कठिनाई का सामना कर रहे हैं। पहली बात, छात्र कौन से कठिनाई का सामना, गलती या त्रुटि किस क्षेत्र में कर रहे हैं, हमें सर क्षेत्र को भी जानना पड़ेगा। तीसरा, गलती क्या कारण है, सबसे पहले हम ये भी जानेंगे सर किस कारण गलती कर रहा। गलती तो करेगा बालक, त्रुटियां स्वाभाविक हैं, लेकिन किस क्षेत्र में कर रहा है और गलती क्यों कर रहा है, और गलती सर कैसी कर रहा है। उपचार सर क्या दिया जाए। चौथा पॉइंट सर, परिणामों को ध्यान में रखकर विचार किया और भविष्य में समस्या उत्पन्न ना हो। निदान प्रक्रिया ये भी कहती है भविष्य में भी बालक वह गलती ना करे। अगर बालक भविष्य में भी वो गलती कर रहा है तो उसे निदान किया नहीं गया, उसका अर्थात डायग्नोस उसका सही तरीके से किया नहीं गया। अब देखो कुछ दिए हैं 1 2 3 4। भैया अगर आपने सर ये सारे वीडियो पढ़ लिए सही से और लिख लिया, नोट कर लिया, आप चाहो तो नोट्स भी मंगवा सकते हो। PDF फाइल नहीं देता हूँ मैं, ऑफलाइन नोट्स ही देता हूँ। नंबर दिया है, कुछ भाइयों ने मंगाए भी हैं, है ना, तो आप मंगा सकते हैं। देखिए ऐसे छात्रों, नोट्स किस पे मंगाओगे, इस पे कॉल कर लो 70 55 96 75 55। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। किसके लिए? नोट्स के, जो कि रामबाण नोट्स होंगे। कैसे होंगे? रामबाण। सीटेट आपका पास ही होगा 100%, है ना। तो चलिए अब क्या कह रहा है, छात्रों के कौशल क्षेत्रों को पता लगाना, मतलब वो ये भी कह रहा है शैक्षिक क्षेत्रों का भी हम पता लगाएंगे जिसमें शैक्षिक प्रगति कम हो रही है। क्या हो रही है सर? कम हो रही है। क्यों हो रही है? तथा विषय क्षेत्र में कठिनाई का स्तर की खोज करेंगे जहां की बच्चे की उपलब्धि क्या है, शून्य। कम का भी पता लगाएंगे और 0 का। सर हम जब ऑफलाइन बैच पढ़ाते हैं ना, पढ़ा रहे हैं ना, तो हम बच्चे की बारीकी देखते हैं सर। अगर हिंदी CDP और संस्कृत में 25 से कम आते हैं तो मैं मानता हूँ वो पढ़ा नहीं है हमसे, क्योंकि 3 सब्जेक्ट ही आपको पास कराएंगे, हिंदी CDP संस्कृत या इंग्लिश। हिंदी CDP संस्कृत, है ना। 25 या 75। अब नंबर कितने चाहिए आपको? बस वो आपका सब 2 सब्जेक्ट और कर देंगे, है ना। चलिए सर आगे चलते हैं, समय बर्बाद। छात्रों के शारीरिक मानसिक बुद्धि अथवा वातावरण संबंधी कार्यों का हम सर विश्लेषण भी करेंगे कि छात्र किस बुद्धि का है, छात्र की बुद्धि क्या है, छात्र किस वातावरण में है, कारकों को भी जानेंगे। और कठिनाई का निदान होने के बाद उन्हें दूर करने का हम प्रयास भी करेंगे तथा छात्रों से पूछे गए प्रश्नों को सर सरल और स्पष्ट तरीके से बताएंगे। कैसे बताएंगे? सरल और स्पष्ट तरीके से बताएंगे। और सर लंबे उत्तरों वाले प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए, बालक से भी नहीं पूछेंगे हम। लंबे उत्तर वाले छोटे छोटे प्रश्नों को पूछते हुए ही हम मूल्यांकन करेंगे, आकलन करेंगे। प्रश्नों का भाव सरल भाषा में होना चाहिए। जो प्रश्न आप दे रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? सरल भाषा में। अब देख लो सर, निदानात्मक परीक्षण एवं उपरांतर शिक्षण के उद्देश्य क्या होंगे। सबसे पहला उद्देश्य होगा निदानात्मक परीक्षण से छात्रों की कठिनाई का पता लगाना। क्या करेंगे सर? छात्र की कठिनाई का पता लगाएंगे, किस क्षेत्र में छात्र गलती कर रहा। और निदानात्मक परीक्षण में छात्रों के विभिन्न विषयों की उपलब्धियों का भी माप करेंगे। कौन सा विषय छात्र का? मैंने नहीं कहा सर 3 विषय को मंझवा देते हैं, 3 विषयों को। बच्चा आंख मीचेगा ना फिर भी प्रश्न करेगा। सर बच्चा प्रश्न नहीं पढ़ता है, प्रश्न नहीं पढ़ता, आंसर देखता है और टिक करता है ना। चलिए सर, निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से छात्र की किसी भी मुख्य विशेषता या गुण का ज्ञान भी होना चाहिए। किसको? जो मापन कर रहा है उसको। चलिए सर,
निदानात्मक परीक्षण कमजोर बुद्धि, पिछड़े मन बुद्धि वाले वाक्यों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। जब भी हम निदान करेंगे, जो पिछड़े बच्चे हैं, कमजोर बुद्धि वाले हैं, उनको इंडिकेट करेंगे, चिन्हित करेंगे। चिन्हित करने के बाद हम पता लगाएंगे ये त्रुटि कहाँ कर रहा है। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा छात्रों की कमियों को हम दूर करेंगे और इसके द्वारा ही शिक्षण परिवर्तन पाकर बच्चों को सुधार। हमारी जो शैली है, पढ़ाने का तरीका है सर, हम उसको भी बदलेंगे और हम सर बदलते हैं, रिजल्ट देते हैं और रिजल्ट देंगे और देते रहेंगे, है ना। कैसे देते रहेंगे? तरीका एक जगह बार करना है सर, एक जगह। अगर आप हिंदी सीडीपी लगा रहे हैं तो सीडीपी के सारे क्वेश्चन लगा डालो, सारे प्रश्नों को एक एक क्वेश्चन, एक नहीं 4 बार लगा डालो, उसके बाद दूसरा टॉपिक पकड़ना है। अगर आप पूरा पेपर लगाओगे सर हौच पौच हो जाओगे। एक चीज को तैयार करो, है ना। अब देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा पश्च पोषण, बोले तो फीडबैक समुचित व्यवस्था में करना चाहिए। बालकों को समय समय पर उपचारात्मक शिक्षण में हम फीडबैक भी देंगे। क्या करेंगे? फीडबैक और रेमेडियल टीचिंग भी कराएंगे उपचारात्मक शिक्षण। और उपचारात्मक शिक्षण जो होगा, उपचार रेमेडी शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ चिकित्सा जगत से लिया गया है और बीमार व्यक्तियों को चिकित्सा, यहाँ से एक प्रश्न बनता है, निदान पहले आता है या उपचार? तो आपको पता होना चाहिए, हमने पहले क्या पढ़ाया? निदान। अब हम क्या पढ़ा रहे हैं? उपचार, है ना। अब देख लो सर नोट। उपचारात्मक शिक्षण हमेशा निदानात्मक के बाद किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे? निदान करेंगे। सबसे पहले क्या होगा? निदान करेंगे, ये प्रश्न आया है। और निदान के बाद क्या करेंगे? उपचार करेंगे। क्या करेंगे? हमेशा पहले निदान आएगा और दूसरे नंबर पर सर उपचार आएगा। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, घुमा घुमा। उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत क्या है, ये भी देख लो। छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों की जानकारी पाना और सामूहिक रूप से दूर करना। प्रयास ये किया जाए कि छात्रों को, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को एक ही ट्रिक से दूर किया जाए। व्यक्तिगत समस्याओं को छात्र को व्यक्तिगत रूप से, सर व्यक्तिगत रूप से हम परामर्श देते हैं। क्या करते हैं? परामर्श देते हैं। और कक्षा शिक्षण के समय कमजोर छात्रों पर हम सर विशेष ध्यान देंगे। कमजोर छात्रों पर क्या करेंगे सर? विशेष ध्यान देंगे। तथा विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर भी हम पढ़ाएंगे और अध्यापक छात्र के मधुर संबंध स्थापित करेंगे। क्या करेंगे सर? मधुर संबंध स्थापित करेंगे। छात्र साथ ही अध्यापक अपने अनुभवों के आधार पर विस्तृत दृष्टिकोण रखेगा कि कौन बच्चा क्या सीख रहा है। हमारे यहाँ इतना बच्चा पढ़ता है तो एक एक बच्चे की बता दूंगा उसे क्या आता है क्या नहीं आता, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी पॉजिटिव पॉइंट क्या है। क्यों? क्योंकि मैं डेली जाने के बाद क्या करता हूँ सर? एनालिसिस करता हूँ, पेपर क्यों कराता हूँ, इसीलिए। चलिए सर, उपचारात्मक शिक्षण का प्रत्येक पहलू बालक की आयु, रुचि, योग्यता एवं अनुभवों पर डिपेंड करता है। सर मैं देख लेता हूँ, अगर कोई सर है, मैं सर का प्रयोग क्यों कर रहा है? इसलिए करता हूँ सर, यहाँ जो बैठे हुए हैं सर हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 50 साल 55 साल के लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि सीटेट है ना, तो इसलिए मैं किसका प्रयोग कर रहा हूँ? सर। बेटा कह नहीं सकता हूँ सर, है ना, तो भाई कह नहीं सकता, वो बहुत बड़े हैं हमसे, तो किसका प्रयोग कर रहा हूँ मैं? सर। अब देख लीजिए सर, उपचारात्मक शिक्षण में प्रत्येक पहलू में बालक की आयु को देखकर, रुचि को देखकर, योग्यता और उनके अनुभवों को देखकर ही हम क्या करेंगे सर? अनुकूलन करेंगे, कार्य करेंगे। नेक्स्ट, शिक्षण के दौरान बालक रुचि बनाए रखें तथा पर्याप्त उन्हें प्रोत्साहन भी देंगे। क्या करेंगे सर? जब शिक्षण कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो बालकों को पर्याप्त प्रोत्साहन देंगे जो प्रोत्साहन के लायक है, तभी बच्चा सीखेगा। और इस प्रक्रिया के दौरान बालकों को अधिक से अधिक क्या रखा जाना चाहिए सर? सक्रिय रखा जाना चाहिए। बालक जब सक्रिय रहेगा वो चीजों को सीखेगा। कार्यानुभव उपचारात्मक शिक्षण का एक अभिन्न अंग है, जो हमने की कार्य का अनुभव। जैसे मैं बता रहा हूँ, बच्चे को देख के बता देता हूँ सर क्या क्या। मैं एक पेपर कराता हूँ, पेपर 8 दिन पहले एग्जाम के पता लग जाता है कौन सा बच्चा क्वालिफाइड करेगा, कौन सा नहीं करेगा। चलिए सर, अब देखते हैं हम
उपचारात्मक शिक्षण और उपचारात्मक पिछड़े बालकों के लिए। यहाँ से सर 1 नंबर का प्रश्न बनता है सीटेट में, पिछड़े बालकों की शिक्षा। तो हमने इस टॉपिक को यहाँ कर लिया। जब भी बात आती है पिछड़े वाला, तो कक्षा में गणित समस्या को हल करते समय छात्रों को विशेष ध्यान संप्रतियों, इसमें जो पिछड़े वाला गणित की बात कर रहा है, प्रतियों को गणित में ध्यान रखना है, प्रतियों को ध्यान रखना है, सिद्धांत को ध्यान रखना है, प्रक्रियाओं को ध्यान रखना है, जिससे छात्र जो त्रुटियां करते हैं उनको हम जान सकें। तथा कमजोर छात्रों के लिए मॉडल का प्रयोग, चार्ट का प्रयोग करेंगे, जिससे मॉडल और चार्ट के माध्यम से वो प्रतियों को समझ सकें, कंसेप्ट को समझ सकें। और श्याम पट पर लिखी जो सामग्री लिखी जाए वो सुंदर, आकर्षक होनी चाहिए। साथ ही छात्रों को कक्षा में सोचने, तर्क करने के पर्याप्त अवसर भी दिए जाना चाहिए। जब छात्रों को सोचने, समझने और तर्क करने के पर्याप्त अवसर देंगे तो निश्चित तौर पे छात्र बहुत ज्यादा चीजों को सीखेगा, है ना। अब देख लो, कमजोर छात्रों को ज्यादा से ज्यादा मौखिक, मानसिक गणित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाएं। अगर कमजोर छात्र को गणित पढ़ा रहे हैं, मौखिक मानसिक गणित अगर पढ़ा देंगे तो निश्चित तौर पे बालक सीखेगा। और कभी भी इन बालकों को हतोत्साहित नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इनको उत्साहित करेंगे। सर क्या करेंगे, उत्साहित। तभी तो हमने कहा है किसी भी ऑप्शन में अगर हतोत्साहित लिख दी जाए तो वो ऑप्शन गलत होगा, अगर उत्साहित दिया जाए बालकों को तो वो सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारी सीडीपी ये बात बताती है। मैंने सीडीपी को बहुत, मेरे रग रग में सीडीपी है ना, सीडीपी को बहुत करीब से देखा है। प्रतिभाशाली, यहाँ से भी सर 1 नंबर का प्रश्न मिलता है। कहाँ से मिलता है, 1 नंबर का यहाँ से प्रश्न सीटेट में मिलता है ना। सर आप परेशान ना हो, 15 मैं 5 से 7 क्लास लगभग 3-3 घंटे का पूरा टॉपिक रिवाइज करवाऊंगा आपको, बस आप जुड़े रहिए, है ना। देखते हैं प्रतिभाशाली बालकों को सुनियोजित कार्यक्रम के माध्यम। सर एक चीज ध्यान रखना है, प्रतिभाशाली छात्रों को आप पढ़ा रहे हैं तो सुनियोजित तरीका, एक पैटर्न होना चाहिए आपका। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ाते हैं बालक ऊब जाएगा, क्लास छोड़ के चला जाएगा, है ना। बालकों को व्यवस्थित सामग्री के माध्यम से भी पढ़ाएंगे। अगर आप प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ा रहे हैं तो सामग्री आपकी व्यवस्थित होनी चाहिए। दूसरी, स्वाध्याय हेतु बालकों के इन बोले तो प्रतिभाशाली बालकों के टेस्ट भी लेने चाहिए और बालकों को भी पढ़ाने का अवसर दिया जाए। अगर क्लास में कोई प्रतिभाशाली बालक है तो उसको बोर्ड पर खड़ा कर दो, और बोर्ड पर खड़ा कर दोगे तो उसका मनोबल भी बढ़ेगा और निश्चित तौर पे बालक बिजी भी होगा, सीखेगा भी। प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षाओं को कुछ समस्याओं को चुनौती के रूप में देना चाहिए। किसके सीटेट में रिपीट क्वेश्चन है, चुनौती को। जो प्रतिभाशाली छात्र होता है हमेशा चुनौती को एक्सेप्ट करता है, तभी वो प्रतिभाशाली कहलाता है। एक ही समस्या को विभिन्न तरीके से करने के बालकों को अवसर दिए जाए। क्या दिए जाए, बालकों को एक ही तरीके, कई तरीके से क्या करने के सर अवसर दिए जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं सर कि हमने बहुत ही आसान तरीके से सर क्या कर लिया सीडीपी में। तो आप सब लोगों का अपने चैनल सीडीपी रजनीश पर बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है सर। वीडियो अच्छा तो लगेगा ही, मुझे पता है। आप पढ़िए जरूर, है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, पढ़िए जरूर इसको, और आप पढ़ोगे तो इसका आपको लाभ जरूर मिलेगा सर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।